वेलकम छात्रों। इस विशेष सेशन में मैं आपको कंपनी और उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि आपको कंपनी अकाउंट्स की तरफ ले जाना है। इसके लिए आपको कंपनी के कैरेक्टर्स और मीनिंग जानना आवश्यक है। इसी के साथ साथ थोड़ा कंपनी का इतिहास भी हम जान लें कि कंपनी कब कहाँ से पैदा हुई। व्यापारिक क्रांति के समय सबसे पहले ब्रिटेन में संयुक्त स्कंद कंपनी का जन्म हुआ और 17वीं शताब्दी से 17वीं व 18वीं शताब्दी तक वहाँ पर जो भी संयुक्त स्कंद कंपनी का समामेलन हो रहा था, इनकॉर्पोरेशन हो रहा था, वो संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा होता था, जिसमें काफ़ी पैसा और समय लगता था। ऐसी स्थितियों में वहाँ की व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर जो पार्टनरशिप संचालित थी, वे साझेदारियाँ पार्टनरशिप्स आपस में अमलगमेट होने लगी। तो कई पार्टनरशिप आपस में मिल गई और एक बड़ी पार्टनरशिप की शक्ल बन गई। इससे क्या हुआ कि जो इनकी कैपिटल थी, इनकी कैपिटल थी, इनकी कैपिटल, इनकी कैपिटल, तो ये सब मिलकर के एक बड़ी पूंजी के रूप में व्यवसाय आरंभ हुआ। साथ साथ ये भी हुआ कि चूंकि पार्टनरशिप जब सिंगल, मान लें इसमें हम ये कह लें कि यहाँ पर 6 पार्टनरशिप में 6 सदस्य थे, तो ये 6 सदस्य साझेदारी के प्रबंध व्यवसाय को सुचारू रूप से देख ले रहे थे। जैसे जैसे इसमें संख्याएं बढ़ती गई, तो ये जैसे पूंजी बढ़ी इनके मिलने से, वैसे ही सदस्यों की संख्या बढ़ गई। अब ये इतने सारे लोग प्रबंध में यदि भाग लेंगे तो प्रबंध के निर्णय लेना, व्यावसायिक निर्णय लेना मुश्किल सा होगा। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, एक व्यावसायिक प्रबंध कुछ विशेष प्रान्यासियों के हाथ में दे दिया। जब प्रान्यासियों के हाथ में दे दिया तो यहाँ पर 2 बातें पैदा हुई। एक ये कि स्वामित्व, यानी कि स्वामी और प्रबंध, ये 2 अलग अलग हो गए। प्रबंध कोई देख रहा है, स्वामी ये लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि कुछ लोगों की कमी की वजह से इनके आपस में विरोध पैदा हो गया और उस विरोध पैदा होने से व्यवसाय नुकसान की तरफ जाने लगा। तो पूंजी लॉस होने लगी। धीरे धीरे लगाई हुई पूंजी का शोषण हो गया और व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया। तो ये इस प्रकार की अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप जन्म लेती थी और इस अव्यवस्था के कारण समाप्त हो जाती थी और इन लोगों का जो सदस्यों का पैसा था, उस पैसे का शोषण हो जाया करता था। ऐसी स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन में 1720 में ऐसी अनइनकॉर्पोरेटेड असमामेलित साझेदारियों को व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये लोग व्यवसाय नहीं कर सकते, इससे जनता का पैसा मारा जा रहा है, वो शोषित हो रहे हैं। फिर 1844 में उपरोक्त समस्याओं को सुधार हेतु अधिनियम बनाया गया। सैन्य और भी आगे जैसी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर करके अनेक सारे अधिनियमों का निर्माण होता रहा। ये एक सामान्य सा इतिहास है। लेकिन भारत में 1850 में सर्वप्रथम भारत में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में एक बात थी कि इसमें जो सदस्यों का दायित्व था वो असीमित था।
तो उस असीमित दायित्व को सीमित में बदलने के लिए 1857 में लिमिटेड लायबिलिटी जोड़ा गया। धीरे धीरे आगे जैसी जैसी व्यावसायिक विकास होता गया, आवश्यकताएं बढ़ती गई, परिवर्तन की ज़रूरत दिखाई दी, तो अधिनियम में परिवर्तन और नए नए अधिनियम आते गए। अतः 1956 जो आप जानते हैं, 1956 इस 2013 के अधिनियम से पहले तक चलता रहा। 1956 के अधिनियम के बाद 2012 में नए अधिनियम के कार्य के लिए समिति का गठन हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका प्रश्न उठता है कि सर ये बार बार अधिनियम बनना और परिवर्तन करना क्यों जरूरी होता है। ये बात सही है कि क्यों जरूरी, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि समय के अनुसार आवश्यकताएं दिखती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरित करने के लिए नियमों में परिवर्तन लाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम एक अपने निकटतम में सड़क की व्यवस्था देखें, तो जो रोड बनाई गई थी उसकी उस समय जिस वक्त बनाई गई थी उस समय की आवश्यकता के अनुसार उसकी चौड़ाई पर्याप्त थी। उसमें प्रकाश के लिए बिजली के खंभे लगा दिए गए। धीरे धीरे क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ी और कार्य बढ़े, व्यवसाय बढ़ा, तब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, अब वो रोड संकरी नजर आने लगी, तो हमें उससे चौड़ीकरण की तरफ बढ़ना पड़ा। जब चौड़ाई बढ़ाई गई तब वो खंभे हटा करके अलग लगाए गए, दूर लगाए गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठाया जाए कि ये पहले क्यों नहीं कर लिया गया था। अरे पहले इसलिए नहीं कर लिया गया था क्योंकि वो जिस वक्त निर्माण हुआ था उस समय की आवश्यकता के अनुसार वो अपनी जगह पर सही थे। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, कन्वेंस बढ़ा, व्यापार बढ़ा, तो अब रोड का चौड़ीकरण होने की भी आवश्यकता थी, तो वो किया गया। तो इस प्रकार से अधिनियम में निरंतर परिवर्तन करना सरकार की मजबूरियां थी और नए नए अधिनियम बनाए जाते रहे ताकि दिखने वाली समस्या का निदान किया जा सके। अल्टीमेटली 2012 में समिति का गठन हुआ, जिसने 29 अगस्त 2013 कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होकर के अधिनियमित हो गया। और जो बाद में इसमें भी 2015 में फिर संशोधन आया, कुछ ज़रूरतें दिखाई दी, तो ऐसे ऐसे होता रहा। अब हम कंपनी अधिनियम 2013 की यदि बात करें तब हम कहते हैं कि कंपनी को क्या कहा गया। तो कंपनी अधिनियम अंडर सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंतर्गत कंपनी कहा गया कंपनी means a company incorporated under this act or under any previous company law।
इस तरीके से कंपनी को परिभाषित किया गया। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मीन्स कंपनी एक्ट 2013। दिस एक्ट मीन्स कंपनी एक्ट 2013। अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स 1956 और बिफोर के जो कंपनी लॉ थे उनके अंतर्गत पंजीकृत कंपनी। अब यहां पर आपका क्वेश्चन सर समझ नहीं आया कि कंपनी क्या है। अब इस कंपनी क्या है इसको सही तरीके से समझने के लिए, विस्तृत इसके कैरेक्टर जानने के लिए हम थोड़ा सा विधिवेत्ताओं की परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश जेम्स ने कहा कि सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ कंपनी है। न्यायाधीश जेम्स ने कहा सामान्य उद्देश्यों के लिए संगठित व्यक्तियों का संघ कंपनी है। इससे भी बहुत क्लियर नहीं होता। ये बात तो जरूर है कि कहा गया कि कुछ अनेक व्यक्तियों का संघ है, व्यावसायिक उद्देश्यों को, सामान्य उद्देश्यों के संदर्भ में वो एक जगह इकट्ठित हुए हैं और व्यापार कर रहे हैं। ये बात तो कुछ हद तक क्लियर होती है, लेकिन बहुत कुछ ये भी नहीं क्लियर होती है। अब हम इसमें यदि और इसको स्पष्ट करें तो न्यायाधीश मार्शल ने कहा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य व अमूर्त और अमूर्त है और जिसका अस्तित्व कानून की दृष्टि में है। कानून की दृष्टि में है। अब यहां देखिए कि क्लियर होता है, स्पष्ट, बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया कि कृत्रिम व्यक्ति है, ये तो बात क्लियर हो गई कि यहां पर कहा गया एक कृत्रिम व्यक्ति है। किसकी दृष्टि में? कानून की दृष्टि में। इसका अस्तित्व भी कानून की दृष्टि में है, अमूर्त है। कृत्रिम का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं लेता। गैर मानव की यदि हम बात करें तो कहीं अच्छा है, लेकिन व्यक्ति है। ये बात कानून के दृष्टिकोण में कही गई कि कानून ने ये स्वीकारा कि वो व्यक्ति है, लेकिन वो प्राकृतिक व्यक्ति, उसके हृदय, सांस लेना, मूवमेंट लेना, ये सब उसमें नहीं होता। फिर भी परिभाषा से बहुत कुछ तत्व स्पष्ट नहीं होता है। हम फिर हैने की बात करते हैं। प्रोफेसर हैने ने कहा
कंपनी is an artificial company created by law, having separate entity with perpetual succession and a common seal, a common seal। अब यहाँ पर देखें कि ये चीज इस परिभाषा से बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। क्या होती हैं? इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल पर्सन, जो एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। अब वो कृत्रिमता की स्वीकृति कानून के द्वारा प्राप्त हुई है। कानून ने कहा कि वो व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति सामान्य मानव नहीं, प्राकृतिक मानव नहीं, वो गैर मानव है, अप्राकृतिक है। साथ साथ क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कानून ने जन्म दिया है, कानून के अंतर्गत वो पंजीकृत हुई है और पंजीकृत हो करके वो कृत्रिम व्यक्ति की कैरेक्टर को हासिल किया है। यहीं पर हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, जैसे ही वो कंपनी के द्वारा इनकॉर्पोरेट हुई, उसका और उसके सदस्यों का अस्तित्व पृथक हो गया। जिन्होंने उसको पंजीकृत कराया था वो व्यापारिक संगठन, वो व्यापारिक संघ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन आदि की पूरी व्यवस्था करके कंपनी को कंपनी लॉ के अंतर्गत पंजीकृत करा दिया, तो जैसे ही पंजीकृत करा दिया उस कृत्रिम व्यक्ति का जन्म हो गया। अब जब जन्म हो गया तो ये लोग और एक कंपनी बन गई। ये दोनों के बीच में एक पर्दा खड़ा हो गया, ये इधर हो गए और ये इधर हो गए, इन दोनों की अलग अलग हो गए। ये बात सही है कि इन्हीं के प्रयास से इसका जन्म हुआ था, लेकिन लॉ ने कहा कि जैसे ही वो पंजीकृत हुई वो भी एक अस्तित्व धारित कर लिया, जो कि वह अस्तित्व कृत्रिम व्यक्ति के रूप में था और अपने सदस्यों से पृथक था। तो जब सदस्यों से पृथक हुआ तो ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। अब ये इसमें का एक खत्म हो गया या ये चला गया, दो और आ गए, लेकिन इसके अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ा। यही कहा गया कि परपेचुअल सक्सेशन है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार है, चलते रहने वाला उत्तराधिकार है। इससे सदस्यों के आने और जाने से उसके अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता, उसके व्यवसाय पर, उसके नाम, उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज लॉ ने इसको करेक्टराइज किया। साथ साथ में चूंकि ये कृत्रिम व्यक्ति है, गैर मानव है, गैर मानव होने की दशा में उसके पास मस्तिष्क नहीं है, वो गति नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ये अपने व्यवसाय को कैसे संचालित करेगा? तो इसके प्रबंध के लिए इन्हीं जो इसके जो सदस्य हैं, इन सदस्यों में से कुछ लोगों को चयनित कर लिया गया और वे लोग उसकी प्रबंध व्यवस्था को देखने लगे कंपनी की ओर से। ध्यान रहे कि ये लोग जब सामूहिक रूप से प्रबंध व्यवस्था देखने लगे तो वहाँ बहुमत को पर बल दिया गया कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। तो जिस संदर्भ में कंपनी के पक्ष में या विपक्ष में जो भी निर्णय लिया गया, उन सदस्यों, चयनित सदस्य जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स के समूह को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया, उनके द्वारा लिया हुआ निर्णय पर जब कंपनी की सील लग गई, यानी कि कॉमन सील जब लग गई, कॉमन सील क्या है?
एक मोहर है जो जिस पर कंपनी का नाम खुदा हुआ है। उस कंपनी के नाम की मोहर जब सदस्यों यानी कि डायरेक्टर्स के द्वारा लिए हुए निर्णयों पर लगा दी गई तो वो सील कंपनी का हस्ताक्षर है और ये माना गया कि संबंधित लिया गया निर्णय कंपनी के द्वारा लिया गया है। उसके लिए कंपनी बाध्य हो गई, न कि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर या डायरेक्टर का समूह, निदेशकों का समूह जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। ये तो इस प्रकार से और इस प्रकार से कंपनी एक प्रकार से परिभाषित हो रही। अब यहाँ पर जैसे कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2, एक चीज आपको बता दूं, सेक्शन 2 जो होता है सभी कंपनियों सभी अधिनियम जो बनाए जाते हैं उनमें सेक्शन 2, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 2 परिभाषाओं के लिए होता है, उसमें परिभाषा होती है। अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा कि सर तो ये 20 क्यों? एक्चुअली अधिनियम के अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको लॉ के द्वारा परिभाषित किया जाता है और उनका क्रम अल्फाबेट चलता है। तो अल्फाबेट में जो कंपनी आई तो कंपनी का C 20 पर आया तो वो सेक्शन सब सेक्शन 20 हो गया। इज इट राइट? इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि किसी भी अधिनियम को आप देखेंगे उसमें परिभाषित शब्दों को सेक्शन 2 में रखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से उनकी परिभाषाओं को ऑर्डर बनता था तो वो सब सेक्शन आता गया। इज इट राइट? तो ये कंपनी अधिनियम की परिभाषा, जिससे कि कैरेक्टर्स खुलकर नहीं आ रहे, लेकिन जब हमने इन हैने साहब की परिभाषा की स्टडी किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स फीचर्स खुल करके सामने आते हैं और कंपनी की मीनिंग स्पष्ट करते हैं। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। इसके विशेषताओं पर हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे और कंपनी की तरफ ले जाएंगे, कंपनी अकाउंट्स की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू।